दौड़ा दी। दादी माँ, मुझे अब भी लगता है कि ये सब अंधविश्वासों की बातें हैं। मेरा भाई समझदार है। हो सकता है वो किसी वजह से कहीं रुक गया हो। हर अनहोनी को इन कहानियों से जोड़ देना मुझे ठीक नहीं लगता। बेटी, तुम सब आज के जमाने के हो, पढ़े लिखे हो, इसलिए इन बातों पर भरोसा नहीं करते। हमने भी कभी नहीं किया था, जब तक अपनी आंखों से सब देख नहीं लिया। रात अब बहुत गहरी हो चुकी है और ये घाटी रात में किसी को नहीं परखती, बस उसे अपने हिसाब से चुन लेती है। तुम बहुत थक गई हो, आज यहीं सो जाओ और मेरी एक बात गांठ बांध लो। अगर रात में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आए या कोई तुम्हें पुकारे तो दरवाज़ा मत खोलना। आवाज़ कैसी भी हो, किसी की भी लगे, चाहे वो तुम्हारे भाई की ही क्यों ना हो, सुबह तक इंतज़ार करना, क्योंकि इस घर में रात को जो आवाज़ें आती हैं वे हमेशा वही नहीं होती जो लगती हैं। कुछ समय बाद थकान ने दोनों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आधी रात कब बीत गई तारा को पता ही नहीं चला। वो एक पुराने घिसे हुए लिहाफ में सिमटकर फर्श पर लेटी थी और गहरी नींद में डूब चुकी थी। बाहर अंधेरी घाट की रात बेचैन हो उठी थी। जंगल से आती अनजानी आवाजें हवा में घुलने लगी थीं, मानो अंधेरा खुद कुछ होने का संकेत दे रहा हो, और ऐसा लग रहा था जैसे ये रात चुप नहीं रहेगी। रात काफी ढल चुकी थी और घर के भीतर सब कुछ शांत था। तभी अचानक बाहर से एक तेज दस्तक गूंजी, जिसने सन्नाटे को चीर दिया। तारा हड़बड़ाकर जाग गई। खिड़की की ओर से आती वो आहट इतनी साफ थी कि उसकी सांस अटक गई। उसने घबराकर समय देखा। रात के ठीक 2 बज रहे थे। पास ही चारपाई पर चंपा गहरी नींद में डूबी हुई थी और उसके भारी खर्राटे कमरे में गूंज रहे थे। तारा धीरे से उठकर बैठ गई और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जो जैसे किसी अनदेखे खतरे को पहले ही महसूस कर चुका हो। इतनी रात में ये दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? रात के 2 बजे हैं। इस वक्त कौन आ सकता है? तारा ने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद बाहर कोई जानवर भटक आया होगा, लेकिन उसी पल अंधेरे से एक आवाज़ उभरी, पहचानी हुई, फिर भी ऐसी जैसे किसी ने उसे जबरन दबा रखा हो। दीदी, दरवाजा खोल दो। मैं बाहर ही खड़ा हूं। बहुत देर हो गई है। यहाँ ठंड असहनीय हो रही है। मेरे हाथ पांव सुन्न पड़ गए हैं। अब और खड़ा नहीं रहा जा रहा। दीदी, जल्दी खोलो। इस गांव में तो रात को कोई बाहर नहीं निकलता। फिर ये आवाज। तारा की रगों में जैसे ठंड दौड़ गई। ये आवाज उसे किसी अजनबी की नहीं लगी। ये तो वही जानी पहचानी पुकार थी। ठीक वैसे ही जैसी बचपन में आरव खेल से लौटकर दरवाजे पर खटखटाया करता था। वो घबराकर एक झटके में खड़ी हो गई और अनजाने डर के साथ खिड़की की ओर बढ़ने लगी। आरव, बाहर तुम हो क्या? सच बताओ, दरवाजे के बाहर तुम ही खड़े हो? हाँ दीदी, मैं ही हूँ। जल्दी दरवाजा खोलो, यहाँ बहुत ठंड है। ओह, लेकिन तुम इतनी रात में यहाँ कैसे आ गए? तुम ठीक तो हो ना? दीदी, बाद में बताऊंगा। बस अभी दरवाजा खोल दो। वो मुझे लेने आ रही है। अगर देर हुई तो मैं नहीं बच पाऊंगा। तारा की उंगलियां अनायास ही दरवाजे की कुंडी तक पहुंच गईं। बस एक हल्का सा दबाव और दरवाजा खुल सकता था। तभी उसके दिमाग में चंपा काकी की कही बात बिजली की तरह कौंध गई। अगर बाहर की आवाज तुम्हारे अपने खून की भी लगे, तब भी दरवाजा मत खोलना। तारा ठिठक गई। उसका मन 2 हिस्सों में बंट चुका था। दादी माँ, आपने जिस काली घाटी तालाब का जिक्र किया, उसका असली किस्सा क्या है? मैं उसे समझना चाहती हूँ। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि पूरा गांव उससे दूर रहने लगा? बिटिया, आज जो तालाब पानी काला और सड़ा हुआ दिखता है, वो पहले ऐसा नहीं था। बहुत बरस पहले उसका पानी सफ़ेद गांज की तरह साफ हुआ करता था। लोग उसी पानी से खेती करते थे। एक तरफ तर्क था, डर था, और दूसरी तरफ बाहर खड़ा उसका भाई, जिसे वो ठंड में कांपता हुआ महसूस कर सकती थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सही क्या है और गलत क्या। आंखों में आंसू भर आए। कांपती आवाज में दरवाजे के उस पार खड़े साये से उसने कहा, आरव, मैं अभी दरवाज़ा नहीं खोल सकती। अगर तुम सच में बाहर हो तो पहले खिड़की के पास आओ। मुझे तुम्हारा चेहरा दिखाओ, तभी मुझे यकीन होगा। तारा ने कांपते हुए खिड़की के पास झुककर बाहर देखने की कोशिश की। बाहर ऐसा घना अंधेरा था जैसे रात ने सब कुछ निगल लिया हो।
घबराहट में उसने अपनी टॉर्च जलाई और रोशनी खिड़की के बाहर घुमा दी। अगले ही पल जो दृश्य सामने आया उसने उसकी सांसें थाम दी। चीख उसके गले तक आकर वहीं जम गई। बाहर कोई खड़ा था, या यूं कहें आरव की शक्ल का कुछ, वही कपड़े, वही बनावट जैसी तस्वीरों में उसने देखी थी, लेकिन उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से फूला हुआ था, जैसे भीतर कुछ सड़ रहा हो। सबसे भयावह था उसका चेहरा। जहां आंखें होनी चाहिए थी वहां बस खाली गड्ढे थे और होंठ ऐसे जुड़े हुए थे मानो किसी ने उन्हें सिल दिया हो। तारा का दिमाग शून्य पड़ गया। अगर इसके होंठ हिल ही नहीं सकते तो आवाज कहाँ से आ रही है? तभी उसकी नज़र उस आकृति के पीछे गई। आरव के पीछे अंधेरे में एक लंबी काली परछाई खड़ी थी और उसी परछाई के भीतर से वो आवाज निकल रही थी, बिल्कुल आरव जैसी, लेकिन किसी और की सांसों के साथ। दीदी, मैंने तुम्हें कितनी बार पुकारा, लेकिन तुमने दरवाजा नहीं खोला। मैं बाहर ठंड में कांपता रहा, तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरसता रहा। मुझे लगा तुम आओगी, जैसे बचपन में आती थी। लेकिन अब देर हो चुकी है। दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है दीदी। अब मैं खुद अंदर आ रहा हूं। तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। बिटिया, क्या हुआ? ये कैसी आवाज थी? तुम ठीक तो हो? तुमने कुछ देखा क्या? दादी, वो आ रहा है। जो बाहर था वो मेरे भाई जैसा था, लेकिन वो मेरा भाई नहीं है। उसकी शक्ल आरव जैसी थी, पर उसके अंदर कुछ और था। दादी, मेरा भाई अब नहीं रहा। जो दरवाजे पर है वो कुछ और है। तभी खिड़की पर अचानक ऐसी भयानक संगीत दस्तक गूंज उठी, मानो कोई भीतर घुसने के लिए बेकाबू हो गया हो। तभी चंपा दादी तेजी से भीतर गईं और कुछ पल में लाल मिर्चों और एक नींबू के साथ लौटीं। बिना एक शब्द बोले उन्होंने उसे खिड़की के ऊपर टांग दिया। जैसे ही वो टोटका अपनी जगह पर पहुंचा, बाहर मच रहा सारा हंगामा एक झटके में थम गया। चारों ओर ऐसा सन्नाटा छा गया मानो किसी ने आवाज ही छीन ली हो। कुछ पल बीते ही थे कि खिड़की के बाहर से एक फिसलती हुई डरावनी हंसी गूंज उठी, ठंडी और खोखली, जो सीधे रूह तक उतर गई। डरावनी हंसी। तारा, आज रात बच गई तू, लेकिन अंधेरी घाटी किसी को यूं ही नहीं छोड़ती। कल सूरज ढलेगा ना, तब मैं फिर आऊंगी। अंधेरी घाटी का पानी बहुत प्यासा है और उस प्यास को मिटाना मुझे आता है। याद रखना तारा, दरवाजे बंद करने से कुछ नहीं बदलता। अंधेरी घाटी में जो एक बार बुला लिया जाए वो लौट कर नहीं जाता। कुछ ही देर में पैरों की आहटें अंधेरे जंगल की ओर खिसकती चली गईं। तारा का शरीर ठंडे पसीने से भीग चुका था। अब उसे साफ एहसास हो गया था कि वो यहाँ किसी मामूली सच्चाई की तलाश में नहीं पहुंची थी, बल्कि अंधेरी घाट के इस गांव में उसने अनजाने में अपनी ही किस्मत को चुनौती दे दी थी। डरावनी? दादी, ये सब क्या था जो अभी अभी हुआ? वो कौन थी? क्या वो सच में यहीं की कोई चीज है? बिटिया, वही थी, वही लड़की जो अंधेरी घाट के तालाब में रहती है। आज वो तुझे आजमाने आई थी। अब उसे पता चल गया है कि तू अपने भाई को लेने आई है, और जो एक बार उसकी नज़र में आ गया उसे वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। दादी, चाहे जो भी हो, मेरे भाई के शरीर के साथ अगर कुछ होने वाला है, उससे पहले मुझे अंधेरी घाट जाना ही होगा। मैं उसे ढूंढे बिना यहाँ से नहीं लौट सकती। बेटिया, तू यहाँ से चली जा। तू इसे नहीं जीत पाएगी। ये घाटी किसी को नहीं हराने देती। दादी, जीत हार मेरे हाथ में नहीं है, वो ऊपर वाले के हाथ में है। अगर मैं अपने भाई को यहाँ से जिंदा ले जा सकी तो समझूंगी कि उसने मुझे मौका दिया, और अगर नहीं तो जो होगा वो भी उसी की मर्जी होगी। जो कुछ भी हो, एक बार मुझे अंधेरी घाटी तालाब जाकर देखना ही होगा। ठीक है बिटिया, अब सुबह होने में ज्यादा देर नहीं है। उजाला होते ही हम अंधेरी घाट के तालाब की तरफ चलेंगे। अगली सुबह तारा और चंपा काकी अंधेरी घाट के तालाब की दिशा में चल पड़ी। कुछ ही दूरी तय की थी कि रास्ता सघन जंगल में बदल गया। जैसे ही वे पेड़ों के बीच दाखिल हुईं, चारों ओर की रोशनी अचानक मुरझाने लगी, मानो दिन ने पल भर में ही दम तोड़ दिया हो। माहौल देखते ही तारा का दिल घबरा उठा। दोनों के कदम अपने आप थम गए। बेचैनी से तारा ने चंपा काकी की ओर देखा और कांपती आवाज में उनसे बोली, दादी, ये कैसा मायाजाल है
जंगल के बाहर तो दिन है, लेकिन यहाँ कदम रखते ही सब कुछ रात जैसा लगने लगा है। तारा रोशनी जैसे अचानक बुझ गई हो। मुझे ठीक नहीं लग रहा। ये जंगल का माया नहीं है बिटिया, ये सब उसी तालाब की लड़की का किया धरा है। जैसे जैसे हम पास आ रहे हैं उसका असर बढ़ता जा रहा है। यहाँ रुकना मत, पीछे मत देखना, बस चलते रहो, वरना यही अंधेरा हमें निगल जाएगा। दोनों फिर से आगे बढ़ चलीं। जैसे जैसे वे अंदर की ओर जाती गईं, जंगल से उठती अजीब और डरावनी आवाजें साफ सुनाई देने लगीं, मानो पेड़ों के बीच कुछ जाग चुका हो। कुछ कदम और चलते ही उनके सामने वो बदनाम काली घाटी का तालाब उभर आया। उस जगह पर पहुंचते ही तारा का सब्र टूट गया। उसने पूरी ताकत से अपने भाई का नाम पुकारा। उसकी आवाज तालाब के सन्नाटे में गूंज उठी। आरव, तुम जहाँ भी हो सामने आओ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अब घर चलते हैं। डरावनी, दीदी यहीं है। अचानक तालाब की सतह में हलचल होने लगी और ठंडा पानी उबलता सा दिखने लगा। उसी क्षण गहराई से एक धुंधली आकृति ऊपर उठने लगी। वो आरव की आत्मा थी जो पानी की कैद से धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। दीदी, मैं बाहर आ गया हूँ, लेकिन अब इस दुनिया का नहीं रहा। कुछ दिन पहले मैं इस तालाब के पास रिसर्च कर रहा था, इसके रहस्य को समझना चाहता था। मुझे लीड्स जहां था सब जान लूंगा, मगर इसने मुझे अपने भीतर खींच लिया। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। ये जगह बहुत बुरी है। इससे पहले कि वो फिर आए, तुम यहां से चली जाओ। नहीं आरव, आ जाओ मेरे भाई, मैं तुम्हें लेने ही आई हूँ। मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकती, चाहे कुछ भी हो। डरावनी, दीदी अब बहुत देर हो चुकी है। मैं इस तालाब से बंध चुका हूं। अगर तुम यहाँ रुकी रहीं तो वो तालाब के बाहर आ जाएगी। प्लीज जल्दी यहाँ से चली जाओ, यही आखिरी रास्ता है। इतना कहकर वो धुंधली परछाई धीरे धीरे तालाब की गहराइयों में समा गई। तारा बस देखती रह गई, अपने भाई को उससे दूर होते हुए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। दिल टूट कर रह गया, लेकिन वो जानती थी कि उसे रोकने का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उस पल तारा सिर्फ रो सकती थी और अपने भीतर उस सच्चाई को ढो सकती थी जिससे वो यहां तक पहुंची थी। बेटी, अब जो होना था वो हो चुका है। बीते हुए को पलटने की ताकत किसी के पास नहीं होती। यहाँ एक पल भी और रुकना ठीक नहीं है। जितनी देर हम रुकेंगे उतना ही उसका असर बढ़ेगा। अगर वो तालाब की सीमा लांघ गई तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। अब उसकी नज़र तुम पर टिक चुकी है, इसलिए देर मत करो। जितना हो सके इसी वक्त इस गांव को छोड़ दो और पीछे मुड़कर मत देखना। इसके बाद दोनों चुपचाप वहां से लौट पड़ी। तालाब पीछे छूट गया, लेकिन तारा का दिल वहीं अटका रह गया। थोड़ी ही देर में वो उस रास्ते पर थी जो उसे उसके अपने गांव की ओर ले जा रहा था। खाली हाथ, भारी मन के साथ, इतनी कोशिशों, इतनी उम्मीदों और इतने सवालों के बावजूद तारा अपने छोटे भाई को अपने साथ वापस नहीं ला सकी। हर कदम के साथ उसे यही एहसास चुभ रहा था कि उसने उसे नहीं खोया था, बल्कि वो उसे कभी बचा ही नहीं पाई। पहाड़ों के पीछे ढलता सूरज जैसे उसके दर्द का गवाह बन रहा था, और तारा समझ चुकी थी कि कुछ बिछोहा जिंदगी भर साथ चलते हैं।